औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे स्टैट के एमसीक्यूज़ जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं, यानी जिन पे स्टार लगे हुए हैं वो एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। स्टैटिस्टिक्स लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ स्टेटस से निकला है। नेक्स्ट है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक का वर्ड सबसे पहले वाज फर्स्टली यूज्ड बाय स्कॉलर ने इस्तेमाल किया था, उसका नाम था गोट अचनवाल, और उसने गोट अचनवाल ने इस्तेमाल किया था 1749 में। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, हक़ाइक़ का मजमुआ। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज, हमेशा स्टैटिस्टिक्स होता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, हक़ाइक़ का मजमुआ। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फराहम करती हैं सेकेंडरी डेटा, जिसको ग्रुप डेटा भी कहते हैं। नेक्स्ट है द ग्रुप टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन। मतलब टोटल ग्रुप जिस पर डिस्कशन की जा रही है उसको कहते हैं पॉपुलेशन, और इसके छोटे से हिस्से को कहते हैं सैंपल। सपोज हम पूरी क्लास की बात करें उसे कहेंगे पॉपुलेशन, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को उठाएं किसी भी किस्म की स्टडी करने के लिए तो उसे कहते हैं सैंपल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। तो अगर हिस्सा हो पॉपुलेशन का जिस पर स्टडी की जा रही हो, इसका मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका मतलब उसे कहेंगे सैंपल। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि डेफिनेशन भी बनती है सैंपल की, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। सपोज हमने 2 स्टूडेंट आइको में से सिलेक्ट किए हैं तो वो हमारे पास सैंपल होंगे। नेक्स्ट है पाई इज़ अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि पाई की जो मिकदार है वो कभी भी तब्दील नहीं होती। उसके अलावा हम कह सकते हैं इसकी एग्जाम्पल के तौर पे वेट ऑफ होल अर्थ, पूरी ज़मीन का जो वज़न होता है वो भी कॉन्स्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है डेटा इन सेंसस रिपोर्ट। मरदमशुमारी की रिपोर्ट में जो डेटा लिखा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा, जिसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट। बच्चे अगर हम बात करें ग्रुप डेटा की 2 टाइप्स हैं, एक है हमारे पास डिस्क्रीट और दूसरी हमारे पास है कंटिन्यूस। तो अगर हम बात करें डिस्क्रीट की, इसका मतलब वो डेटा होता है जिसको काउंट करते हैं, एनी काउंटेबल डाटा। और दूसरी साइड की तरफ अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, तो जिसकी हम पैमाइश कर रहे होते हैं उसको कहते हैं कंटिन्यूस। तो अगर हम बात करें हाइट की, इसका मतलब हम उसे गिनते नहीं है बल्कि उसकी पैमाइश करते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं कंटिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द क्वांटिटी मैयर विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल। ये अमूमन बच्चे एमसीक्यूज गलत करते हैं। वो मिकदार जो कि सैंपल से ली जाती है, ऐसे याद रखना, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक। नोटिस करें यहाँ एस नहीं लिखा, स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे एक ये हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं स्टैटिस्टिक की। उसके अलावा अगर हम यहाँ के द मैयर यही चीज़ सारी की सारी लिखें, द क्वांटिटी या मैयर विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम, जो हम लेते हैं यहाँ पर लिखा हो पॉपुलेशन, तो अगर पॉपुलेशन से ली जाती है जो मिकदार उसे कहते हैं पैरामीटर। तो इसका मतलब जो हम सैंपल से लेते हैं उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक, जो पॉपुलेशन से मिकदार या क्वांटिटी ली जाती है उसे कहते हैं पैरामीटर, और छोटा सा हिस्सा जो कि सारी की सारी पॉपुलेशन को बयान करता है उसे कहते हैं पैरामीटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जाम्पल कौन सी है? नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में मौजूदा दिन, क्योंकि उसको गिन सकते हैं। नेक्स्ट है अ क्वालिटेटिव वेरिएबल, जो खूबी को बताता है उसे कहते हैं आर्टिब्यूट। आर्टिब्यूट का मतलब भी होता है खूबी। मेजरमेंट यूजली प्रोवाइड, अमूमन जिस चीज़ की पैमाइश की जाती है वो कंटिन्यूस डेटा को फॉर्म करती है। जैसे यहाँ हमारे पास लिखा है 10 से 20, तो इसका मतलब हम इसकी मेजरमेंट यानी पैमाइश करेंगे। अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 2 नंबर, वो वैल्यू जो 2 नंबर्स के दरमियान से ली जाती है उसको कहते हैं कंटिन्यूस। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डेटा लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पर 10 से लेके 20 ये कंटिन्यूस के साइन को शो कर रहा है, तो जो मिकदार इनके दरमियान से ली जाएगी वो कंटिन्यूस होगी। पैरामीटर्स आर रिलेटेड टू, पैरामीटर ताल्लुक़ रखता है पॉपुलेशन से। वेट ऑफ होल अर्थ, पूरी ज़मीन का जो वज़न है वो कॉन्स्टेंट की एग्जांपल है। सेकेंडरी डेटा कैन बी कैलकुलेटेड, सेकेंडरी डेटा कैलकुलेट किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है ऑफिशियली सोर्सेज के ज़रिए से। कलर ऑफ फ्लावर, तो अगर हम खूबी की बात की जाए, ऑनेस्टी या फिर ब्लू आइज़, तो इसका मतलब है ये इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं क्वालिटी। तो कलर ऑफ फ्लावर इसका मतलब वो हमारी क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, ये हमारे पास कांस्टेंट की डेफिनेशन भी बनती है, वो मिकदार जो चेंज नहीं होती इस कॉल्ड कांस्टेंट, उसे कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ होल अर्थ।
अ वैल्यू डैट अज्यूम एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। तो अगर कोई भी वैल्यू रेंज के दरमियान देखा जाए तो 10 से 20 ये रेंज ही तो बता रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा इसके दरमियान आ रहा है, इसका मतलब हमें पैमाइश करनी पड़ेगी। और रेंज हमारे पास जो इस्तेमाल होती है वो होती है कंटिन्यूस वेरिएबल में। नेक्स्ट है द सैम्पल मीन। सैम्पल में से जो सैम्पल मीन इज़ा क्या होता है, वो स्टैटिस्टिक होता है। हम पीछे भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। द पर्पज़ ऑफ द सैम्पल इज़ टू ड्रा। जो सैम्पल होता है उसका बुनियादी मकसद होता है ड्रा निकालना, इन्फीरियंस खुलासा अबाउट पॉपुलेशन के बारे में। यानी सपोज हम क्लास से एक बच्चे को उठाते हैं, इसका मतलब हम सोचते हैं पूरी क्लास वैसे की है, तो हम बेसिकली पॉपुलेशन का खुलासा बयान कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है अ मेजरेबल क्वांटिटी इज़ कंटिन्यूस। को जिसकी पैमाइश की जाती है उसे कंटिन्यूस कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन से ली जाती है उसे कहते हैं पैरामीटर। नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्क्रीट डेटा, क्योंकि उसे हम गिन सकते हैं। नंबर ऑफ चेयर्स इन अ कॉलेज में जो चेयर्स मौजूद हैं उसे भी कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट है अन सिंगल न्यूमेरिकल इफेक्ट। कोई एक सिंगल जो गिनती की सूरत में मिकदार हमें मिलती है उसे कहते हैं डेटम। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनरी। क्वेश्चन पूछ के जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा। किसी से किसी भी चीज़ के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है। क्वेश्चनरी मेथड इज़ यूज्ड इन टू एमसीक्यू। सेम वही है, सिर्फ घुमा फिरा के दिया गया। इसका मतलब हम ये जो क्वेश्चन के जरिए से कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप डेटा इज आल्सो कॉल्ड। ग्रुप डेटा को सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं और अनग्रुप डेटा को प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज। यहाँ से देखा जाए तो कोई भी लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी किस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी करना चाहता है कंट्रीब्यूशन तो आप उन्हें ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन देखा जाए तो चैप्टर 2 की है। यहाँ से एमसीक्यूज तो नहीं आया लाहौर बोर्ड में, ये लेकिन हम देख लेते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन की 4 टाइप्स होती हैं। क्वालिटी खूबी के लिहाज से, क्वांटिटी मिकदार के लिहाज से, क्रोनोलॉजिकल जिसको टेम्पोरल भी कहते हैं। अगर हम टाइम के लिहाज से डेटा को तकसीम कर रहे हैं जैसे 2014, 15, 16, और जियोग्राफिकल मतलब अगर जगह के लिहाज से तकसीम कर रहे हैं जैसे लाहौर, कराची, तो जियोग्राफिकल को स्पेशियल भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, हमारे पास 4 हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेबल, हम स्टैट में जो टेबल बनाते हैं उसकी कम से कम कितने पार्ट्स होते हैं, एटलीस्ट 4 पार्ट्स, उसके कम से कम 4 हिस्से होते हैं। टाइटल शुड बी, हमेशा टाइटल होना चाहिए कैपिटल लेटर में, यानी किसी भी चीज़ का जो عنوان लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। द पार्ट दैट कंटेन्स रो कैप्शन, जो रो को बयान कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं स्टब, यानी टेबल के अंदर जो हमारी रो को बयान कर रहा होता है उसे कहते हैं स्टब, और जो कॉलम को बयान कर रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं बॉक्स हेड। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ भी लिखी हुई है। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द टेबल कंटेन्स कॉलम कैप्शन, तो सेम वही चीज़ है, कॉलम कैप्शन को जो बयान करेगा, कॉलम को बयान करेगा उसे कहते हैं बॉक्स हेड। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, यानी वो अमल जिसमें हम डेटा को रोज में और कॉलम्स में अरेंज करते हैं उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं टैबुलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द कंजक्टिव अपर क्लास लिमिट्स इज, तो अगर बिटवीन 2 कंजक्टिव अपर क्लास लिमिट के दरमियान का फ़र्क निकाला जाए उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। उसके अलावा उसे हम कह सकते हैं क्लास साइज, क्लास विड्थ। नेक्स्ट है मिड पॉइंट आल्सो कॉल्ड, मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहते हैं, क्लास मार्क्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास, अगर किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी सम ऑफ यानी टोटल फ्रीक्वेंसी पे समीशन एफ पे डिवाइड किया जाए तो उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम ये डेफिनेशन भी उसकी जगह लिख सकते हैं और फार्मूला भी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है सम ऑफ ऑल द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को एंड पे जब ला के जमा किया जाता है हमेशा उसका सम बराबर आता है 1 के।
नेक्स्ट है इन क्लासेस, हमारे पास क्लासेस बनी है तो इसका साइज क्लास इंटरवल बताएं। बच्चे एक बात माइंड में रखिएगा, यहाँ जो बनी हुई है वो क्लास इंटरवल जो है क्लास बाउंड्री नहीं है बल्कि क्लास मार्क है, क्योंकि ये 19 से पहले हमारी क्लास ख़त्म हो रही है, दूसरी स्टार्ट 19 से नहीं बल्कि 20 से हो रही है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास बराबर नहीं है, तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्लास लिमिट है। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हम तो बात करते हैं क्लास इंटरवल इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में हमें इस तरीकाकार से लिखना है। हमने लोअर में से, लोअर को मतलब हमारे पास फर्स्ट वाली लोअर क्लास होती है, सेकंड वाली अपर, इसी तरीकाकार से ये लोअर है ये अपर है। हमने यहाँ तो लोअर में से लोअर को माइनस करना है, यहाँ फिर अपर में से अपर को माइनस करना है, तो हमें पता चल जाएगा क्लास इंटरवल कितना है। तो अगर 24 में से 19 निकाले तो हमारे पास 5 है। इसी तरीकाकार से अगर हम 20 में से 15 निकालें तो वो भी हमारे पास 5 है, यानी क्लास इंटरवल है 5। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्राफ ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ओगिव की बेसिकली डेफिनेशन भी है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया जाए तो उसे कहते हैं ओगिव। नेक्स्ट है अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज क्लोज्ड फिगर ऑफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बंद किया जाता है मैनी साइड्स, मुख्तलिफ साइड से। नेक्स्ट है टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट, टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट की बात की जाए वो हमेशा एक सर्कल में होता है, तो सर्कल बेसिकली बराबर होता है 360 के, तो इसका मतलब टोटल एंगल ऑफ जो पाई चार्ट होते हैं वो भी हमारे पास बराबर होते हैं 360 के। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है चैप्टर 3 की, रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, वो रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल वैल्यू जो सेंटर मीटर की वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा होता है उस डेटा को कहते हैं एवरेज। एवरेज मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, बेसिकली मीन, मीडियन या मोड। अगर वैसे हमें क्वेश्चन आया और कहा गया हो एवरेज निकालें तो फिर हम जिस एवरेज को निकालेंगे इसका मतलब हम मीन को ही निकालेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एवरेज आर आल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन, एवरेज को मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर, अगर हम किसी भी चीज़ की जो है सम करें और उसकी तादाद पे मतलब जो मिकदारें लिखी हैं उनको प्लस करें और उनकी मिकदार समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फार्मूला होता है मीन का, जिसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट भी, कभी भी नहीं हो सकता इमेजिनरी तस्वरी, क्योंकि ये एक कैलकुलेटेड एवरेज है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द मीन ऑफ अ कांस्टेंट, तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बात की जा रही है। अगर बेसिकली ये मीन की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अगर हम मीन निकालें कांस्टेंट और वो कांस्टेंट रकम है ए, तो इसका मतलब आंसर भी अगर हम जो है मीन निकाल रहे हैं कांस्टेंट का तो आंसर भी कांस्टेंट ही आएगा, यानी अगर ए की निकालें तो ए ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मीन की दूसरी, द सम ऑफ द डेविएशन इज जीरो व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन, तो अगर डेविएशन हम लोग मीन से लें तो हमेशा बराबर आती है ज़ीरो के। नेक्स्ट सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज, हमेशा बराबर होती है ज़ीरो के। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 60, यहाँ देखा जाए तो हमारे पास अगर हम मीन का फार्मूला लगाएं समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो हमारे पास जो है मीन का आंसर आया हुआ इज, यानी आंसर है 60 के बराबर। और 10 ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एन, तो एन हमारे पास है 10, इसका मतलब हमने जो है समेशन एक्स निकालना है, तो हम बड़ी आसानी से एन नीचे डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 60 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की दूसरी इस्तेमाल हुई है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, अगर बच्चे स्क्वायर डेविएशन मीन से ली जा रही है तो वो आएगी मिनिमम यानी लीस्ट कम से कम, और अगर स्क्वायर डेविएशन नहीं बल्कि खाली जैसे एमसीक्यू नंबर 17 में द सम ऑफ डेविएशन, अगर खाली डेविएशन ली गई है वो ज़ीरो के बराबर आएगी, लेकिन अगर स्क्वायर डेविएशन ली गई है तो वो मिनिमम यानी लीस्ट आएगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है फॉर एन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ निकालना पॉसिबल नहीं है, अर्थमेटिक मीन। बेसिकली जो हमारे पास मीन, मीडियन और मोड है, तो मीन दोनों से डिफरेंट है, मीडियन से भी और मोड से भी। उसकी बेसिक वजह ये है ये कैलकुलेटेड एवरेज है, उसके अलावा ये जो है ओपन एंड फ्रीक्वेंसी में इसको नहीं निकाला जा सकता और ये एक्सट्रीमली अफेक्टेड होता है।
तो ओपन एंड फ्रीक्वेंसी में ये पॉसिबल नहीं है। असल में अर्थमेटिक मीन के जो हैं डिसएडवांटेज है, डीमेरिट्स हैं, नुकसान आता है, और दूसरी तरफ ये एक्सट्रीमली अफेक्टेड होता है, और ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, जिस वजह से मीन जो है बाकी दोनों जो एवरेज हैं उनसे डिफरेंट है। अगर हमें ये फ़र्क पता हो, हमारे एमसीक्यूज भी सोल्व हो सकते हैं इससे, और हमारे पास जो है बाकी चीज़ें भी कवर हो सकती हैं। हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ मीन इज इक्वल टू, हमारे पास मीन का आंसर है 25 ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिनिमम। तो यहाँ बात की जाए इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। इसका मतलब हम यहाँ पर उसके फार्मूले की जगह पे हम उसकी कीमत पुट करेंगे। तो यहाँ देखा जाए हमारे पास सेम वही चीज़ है, हमने जस्ट उसके फार्मूले की जगह पे इसकी कीमत पुट कर दी है। यानी जो हमारे पास मीन का आंसर वो हमें पता है 25x माइनस एक्स, मीन जो स्केयर के तौर पे हम ली जा रही है यहाँ पे डेविएशन। तो मिनिमम यानी सम ऑफ स्केयर डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू मिनिमम। असल में ये यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट है द वैल्यू विच डिवाइडेड अरेंज डेटा। अगर अरेंज करने के बाद वो वैल्यू दो हिस्सों में तकसीम होती है तो वो कौन सा एवरेज होता है। असल में जिस तरह के एवरेज में तरतीब लगाना ज़रूरी होती है, जिस एवरेज में, वो हमारे पास मीडियन होता है, क्योंकि वो चीज़ों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन इज़ अ वैल्यू डैट डिवाइडेड एंड अरे डेटा इंटू, अरे डेटा का मतलब होता है तरतीब लगाना, तरतीब सोदी या नजूली में। तो जब हम तरतीब लगाते हैं तो वो दो बराबर हिस्सों में चीज़ों को तकसीम कर देती है। इस तरह के एमसीक्यूज भी यहाँ पर ये भी चीज़ बहुत आती है कि जो ओकीव है वो किसी भी चीज़ के मीडियन को निकालने में बहुत मदद देता है। और मोड जो है, मोड के ज़रिए से जो ग्राफ बनाया जाता है वो हमारे पास बेसिकली होता है हिस्टोग्राम का। नेक्स्ट हमारे पास है द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। अरेंज करने के बाद बच्चे अगर ग्रुप मीडियन का क्वेश्चन है और वो अन ग्रुप का है तो तरतीब लगाना ज़रूरी है, और अगर वो ग्रुप का है तो CF बनाना ज़रूरी है। द सेंट्रल वैल्यू, मिडल वैल्यू जो निकाली जाती है ऑफ एन अरेंज डेटा इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन की बेसिकली डेफिनेशन भी है द मोस्ट अरेंज द डेटा बिफोर कैलकुलेटिंग। अगर कैलकुलेट करने से पहले डेटा को अरेंज करना ज़रूरी हो तो वो हमारे पास कौन सा एवरेज होगा, मीडियन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द मीडियन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैथमेटिकली क्वेश्चन आया हुआ है। हम यहाँ पर n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इसके सीक्वेंस को सीधा करने के बाद, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मोड इज़ नॉट अफेक्टेड। तो हमने यही बात की थी, मीडियन और मोड जो है वो मीन से डिफरेंट है क्योंकि ये एक्सट्रीमली अफेक्टेड नहीं होते। तो ये बेसिकली जो मीन का एक डिसएडवांटेज है वो मोड का एडवांटेज है, यानी फ़ायदा है। तो यहाँ पर मोड इज़ नॉट अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब मोड जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है मोड ऑफ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट का मोड निकाला जाए तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट है इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 मोड्स देन इट इज़ कॉल्ड। अगर किसी भी क्वेश्चन के मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी डेटा में जो बार बार रिपीट हो रही है मिकदार, उसे कहते हैं मोड। तो अगर मोड हमारे पास 2 आंसर हो, मतलब 2 ऐसे हों जो कि ज़्यादा दफ़ा आए हैं, तो उसे हम कहेंगे बाई मोड। अगर 1 हो उसे कहेंगे यूनी, और अगर 2 से भी ज़्यादा हों उसे कहेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। नेक्स्ट है इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 1 मोड देन इट इज़ कॉल्ड यूनी मोड, उसे कहते हैं यूनी मोड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा, या फिर हम कह सकते हैं द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड। जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है बार बार उसे हम लोग कहते हैं मोड। की डेफिनेशन भी है हमारे पास मोड की। नेक्स्ट है मॉडल लेटर। तो मॉडल लेटर मतलब वो लेटर बताएं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब S और T दोनों सबसे ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। तो बेसिकली यही हमारे मॉडल लेटर यानी मोड होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। बच्चे देखा जाए तो मीडियन और मोड दोनों को पोजीशनल एवरेज भी कहते हैं। उसके अलावा इसे जो है क्वालिटेटिव डेटा भी प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसने कहा
द सूटेबल एवरेज। तो जो ज़्यादा सूटेबल होता है वो हमारे पास मीडियन होता है। इसका मतलब इसका आंसर जो है गलत लगा हुआ है, इसका सही आंसर मीडियन है, ना कि मोड है। पोजीशनल एवरेज भी हम दोनों को कह सकते हैं, क्वालिटेटिव डाटा को प्रेजेंट करने के लिए भी इस एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल यही है कि ये मीडियन है। यानी जो द सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा को हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और उसके लिए सूटेबल एवरेज होगा मीडियन। नेक्स्ट है द इम्पेरिकल रिलेशनशिप। अगर इम्पेरिकल रिलेशनशिप मीन मीडियन मोड के दरमियान हो तो यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ से देखा जाए तो कोई भी एमसीक्यूज लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर है 4। इंडेक्स नंबर आर कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ। इंडेक्स नंबर को पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स की मेजरमेंट, मुआशियत की पैमाइश करने वाला आला भी कहा जाता है। इन फिक्स बेस मेथड द बेस पीरियड शुड बी। फिक्स बेस मेथड में बेस पीरियड जो हम फिक्स रखते हैं, जो नीचे रखते हैं, यानी पी नोट जो रखते हैं वो हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, और वो भी क्वेश्चन के अंदर से ही लेते हैं, जो चेंज नहीं करते, मतलब बाद में हम उसे चेंज नहीं करते, उसे फिक्स रखते हैं। इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर पीरियड इज ऑलवेज। हमेशा इंडेक्स नंबर जो होता है बेस ईयर पीरियड में वो हमारे पास 100 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, एन को आई भी कहते हैं, उसके अलावा 1 भी कहते हैं। तो करंट ईयर की प्राइस है डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस है, इसका मतलब ये हमारे पास फार्मूला है प्राइस रिलेटिव का, और मल्टीप्लाई 100 है। तो अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर होता नीचे, इसका मतलब फिर वो लिंक रिलेटिव होता। इंडेक्स नंबर आर बेसिकली क्लासिफाइड इन, आमतौर पर इसे 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन, हमेशा इसे बयान किया जाता है परसेंटेज में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, इसका मतलब हम आंसर हमेशा इंडेक्स नंबर को बयान करते हैं परसेंटेज में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज है। प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव आर यूज्ड इन। प्राइस रिलेटिव इस्तेमाल होता है फिक्स बेस मेथड में, क्योंकि प्राइस रिलेटिव में बेस फिक्स होती है, इसलिए ये फिक्स बेस मेथड में इस्तेमाल होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड चेंजेस इन। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर है, इसका मतलब है वो चेंजिंग की मेजरमेंट करता है प्राइस के अंदर। अगर क्वांटिटी होता तो वो क्वांटिटी के अंदर करता। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का फार्मूला है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछले साल की प्राइस, और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 100 से। नेक्स्ट है चेन बेस मेथड इज बेटर देन फिक्स बेस। चेन बेस मेथड असल में फेवरेबल फ़ायदेमंद होता है शॉर्ट टर्म थोड़े अरसे में, और जो फिक्स बेस मेथड है वो इस्तेमाल होता है लॉन्ग टर्म में। तो इसका मतलब ये बात ठीक है, चेन बेस मेथड उससे बेटर है, लेकिन ये पार्शली ट्रू है, थोड़ी बहुत ये बात ठीक है। इसका सही आंसर बनता है पार्शली ट्रू। नेक्स्ट है द रेशो ऑब्टेनिंग बाय डिवाइडिंग द प्राइस। अगर किसी भी साल की प्राइस को डिवाइड कर दिया जाए प्रीसीडिंग यानी पिछले साल की प्राइस पे, इसका मतलब सेम यही बात हमसे पूछी जा रही है, यानी ये होगा हमारे पास लिंक रिलेटिव। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 18। इन कैलकुलेटिंग लिंक रिलेटिव द बेस पीरियड इज। जब हम लिंक रिलेटिव ले रहे होते हैं तो हम जो बेस पीरियड होता है उसको फिक्स नहीं रखते, नोट फिक्स नहीं रखते, बल्कि लास्ट ईयर का लेते हैं, जिसको प्रीसीडिंग या प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर कंप्यूटिंग चेन इंडेक्स नंबर निकालते वक्त वी कंप्यूट हम लेंगे लिंक रिलेटिव। तो हम जो है फिक्स बेस मेथड में हम प्राइस रिलेटिव लेते हैं, लेकिन हम चेन इंडेक्स नंबर में लिंक रिलेटिव लेते हैं, क्योंकि लिंक रिलेटिव को ही आगे जाके हम चेन इंडेक्स नंबर में चेंज करते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बना रहे हैं चेन इंडेक्स नंबर, हम इस्तेमाल करेंगे लिंक रिलेटिव। नेक्स्ट है सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर असल में सिंगल वेरिएबल यानी 1 वैल्यू से लिया जाता है। एन इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड जो लिया गया है फ्रॉम सिंगल वेरिएबल, सिंगल वैल्यू से या कमोडिटी से, उसे कहते हैं कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली ये डेफिनेशन भी बहुत पेपर में आती है। यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 20, 21, उसके अलावा 2, 23 और 24, ये तकरीबन इन सारों के एमसीक्यूज का एक ही मतलब है। सिंपल इंडेक्स नंबर इन्वॉल्व। सिंपल इंडेक्स नंबर इन्वॉल्व होता है, इसमें शामिल होते हैं जस्ट हमारे पास 1 वेरिएबल शामिल होते हैं। नेक्स्ट है एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को सिंपल इंडेक्स नंबर कहा जाएगा
व्हेन इट इज़ कंप्यूटेड, जब ये लिया जाएगा फ्रॉम सिंगल वेरिएबल से, और बेसिकली ये डेफिनेशन भी बन रही है सिंपल इंडेक्स नंबर की। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है बेसियर वेटेड इंडेक्स नंबर इज आल्सो कॉल्ड। इसका मतलब है जिसमें बेस फिक्स होती है उसको कहते हैं लेस पेयर, और जिसमें हम लोग करंट ईयर की लेते हैं उसे कहते हैं पास्ट ईयर। तो यहाँ पर लिखा है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं लेस पेयर को, और करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं पास्ट ईयर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड आइडियल। आइडियल इंडेक्स नंबर फिशर इंडेक्स नंबर को कहते हैं, क्योंकि ये जो है आइडियल इंडेक्स नंबर जो है जियोमेट्रिक मीन है लेस पेयर एंड पास्ट ईयर का, यानी फिशर इंडेक्स नंबर जिसको आइडियल भी कहते हैं, ये दोनों का कम्बिनेशन है लेस पेयर का और पास्ट ईयर का। नेक्स्ट है ऑल द वैल्यूज कंसीडर इन कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अच्छा, अगर सारी मिकदारें एक जैसी अहमियत रखें तो फिर हम जो है अनवेटेड इंडेक्स नंबर लेंगे, और अगर हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस इक्वल नहीं रख रही, यानी अगर यहाँ पर इक्वल लिखा है तो इसका मतलब हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर लेंगे, लेकिन अगर ये एक जैसी इम्पोर्टेंस ना रख रही हो तो फिर हम लेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है बेस ईयर क्वांटिटीज एज वेट। बेस ईयर क्वांटिटीज़ को हमने वेट के तौर पे रखा है, और ये किस में इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे पास इस्तेमाल होता है लेस पेयर में, जैसे हमने ऊपर भी बात किया एमसीक्यूज नंबर 33 में बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पर बेस ईयर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है फिशर इंडेक्स नंबर इज ऑफ फिशर इंडेक्स नंबर लेस पेयर और पास्ट ईयर का जीएम यानी जियोमेट्रिक मीन होता है। नेक्स्ट है करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर किसको कहते हैं, तो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर पास्ट ईयर को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है सीपीआई स्टैंड फॉर। सीपीआई देखा जाए लाहौर बोर्ड में आ चुका है, ये स्टैंड होता है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाज कैलकुलेटेड इन। फर्स्ट इंडेक्स नंबर इस्तेमाल हुआ था 1764 में इटली में, यानी ये जो कैलकुलेट किया गया था ये इटली में सबसे पहले कैलकुलेट किया गया था 1764 में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 5 के अ नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, यानी जिसमें अरेंजमेंट चीज़ों की नहीं की जाए नॉन ऑर्डरली, इसका मतलब इसे कहते हैं कम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास परम्यूटेशन का यहाँ फार्मूला पूछा गया, तो हमारे पास फार्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हमारे पास यहाँ भी इसी तरीकाकार से कम्बिनेशन का फार्मूला पूछा गया। नेक्स्ट हमारे पास कीमतें दी गई हैं। अब बच्चे हमारे माइंड में आता है हम यहाँ कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे या परम्यूटेशन का। कम्बिनेशन या परम्यूटेशन हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है हमारे कैलकुलेटर में अल्फ़ा के नीचे जो बटन होता है वो कम्बिनेशन यानी सी के तौर पे इस्तेमाल होता है कम्बिनेशन के तौर पे। तो हम सिंपल 6 लिखेंगे, उसके बाद हम कम्बिनेशन का बटन दबाएंगे, 3 लिखेंगे, इक्वल दबा देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। यहाँ पर बेसिकली ये हमारे पास अगर हम इसको भी फाइंड आउट करना चाहिए ऐसे ही करेंगे 10, उसके बाद हम कम्बिनेशन का बटन दबाएंगे 3 इक्वल तो आंसर आ जाएगा। एक बात माइंड में रखिएगा, जो कम्बिनेशन होता है इसमें अगर हमारे पास क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि यहाँ परम्यूटेशन मतलब पी से फाइंड आउट होना है या सी से, इसका मतलब है हम सी से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट जो है थिंग्स की नहीं हुई। यहाँ पर देखा जो उन्होंने ये नहीं बताया जो 3 चीज़ों को अरेंज किया गया 10 में से वो किस तरीकाकार से करना है। तो अगर हमें कहा जाए कि 10 रनर्स हैं उनमें से 4 पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका मतलब है उसमें तो परम्यूटेशन का लगेगा। या फिर हमें कहा जाए 60 डायरेक्टर्स हैं उनमें से 3 का इंतखाब करें और डायरेक्टर्स के नेम खुद बता दिए जाए, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, या इस तरीकाकार से अगर हमें नाम बता दिए जाएं तो इसका मतलब है हम वहाँ पर परम्यूटेशन का फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज हम कम्बिनेशन का ही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से बेसिकली से 2 MCQ जो है लाहौर बोर्ड में आए हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ से जो है फार्मूला भी कम्बिनेशन का पूछा जा चुका है।
तो कम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फार्मूले में सिर्फ इतनी सी चेंजिंग होती है। इसमें परम्यूटेशन का फार्मूला लिखने के बाद इसमें बाई दोबारा से आर फैक्टोरियल लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लीज बिटवीन, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है यानी जो है हम जो जब भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही आती है। विच इज़ एन इम्पॉसिबल, जो इवेंट वाकया नहीं हो सकता जब हम लूडो के दाने को रोल कर रहे हैं, यानी अगर हम लूडो के दाने से खेल रहे हैं तो हम कौन सी चीज़ जो है नहीं निकल सकती, इसका मतलब है ना ही लूडो के दाने में 7 होता है ना ही 9 होता है, ये इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 के बराबर होती है और पॉसिबल की 1 के बराबर होती है। तो नेक्स्ट यही चीज़ लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। हमेशा से जो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है, हमेशा से 0 के बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी ये गैर यकीनी सूरत हाल को बताती है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, यानी जो पॉसिबल है, जो वाकया हो सकता है, इसका मतलब वो 1 के बराबर होता है, जो इम्पॉसिबल है वो 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन, तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली फार्मूला यूज़ हुआ है, यानी ए और सी में जो फार्मूला लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंट इवेंट के दोनों सही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट के वाले से हमें कीमतें दी गई हैं, हमने सिंपल यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देना है और इनको एक दूसरे से पी ए और हमारे पास दूसरा है पी बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से 2 एकम 2 3 तिया 9, इसका मतलब 2/9 हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट है हमने प्रोबेबिलिटी लिया ए इंटरसेक्शन, बेसिकली हम इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो कि दोनों में मौजूद हो। अगर हम उन दोनों में से कॉमन कुछ ना कुछ निकल आए, मतलब वो इक्वल टू नॉट 0, यानी खाली सेट ना निकले बल्कि ए और बी में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर हो जो कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। सपोज 2 3 आ जाए, इसका मतलब वो 0 के बराबर आंसर नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू 0 उसे कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और अगर इक्वल टू 0 उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस आर टेल और हेड। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है या तो टेल की ना या फिर हेड की, और हमने एक ही सिक्का फेंका, इसका मतलब सिक्के की टोटल 2 साइड्स होती हैं, हमने नीचे 2 लिख दिया, यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीकाकार से 1/2 होगी। नेक्स्ट है इफ़ 2 इवेंट हैव नॉट कॉमन सैम्पल पॉइंट, अगर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अगर हम इस तरीकाकार से ले रहे हैं लेकिन उसका आंसर जो है कुछ भी नहीं आया, यानी उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब उनका आंसर 0 के बराबर आ गया, उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इस एमसीक्यूज का आंसर गलत लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सेम यही एमसीक्यूज, जस्ट वर्ड्स को चेंज किया गया। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास खाली सेट के बराबर होगा। नेक्स्ट है एनी सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। सब सेट जो होते हैं सैम्पल स्पेस के, उसके वो कहते हैं इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब है ये हमारे पास कहलाएगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है, इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट। नेक्स्ट है व्हेन 2 डाइज आर रोल, जब 2 लूडो के दाने फेंके हैं, द पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है सैम्पल स्पेस, यानी इसका मतलब है इसके सैम्पल स्पेस कितने होंगे। अगर हमने जानना हो किसी भी चीज़ के टोटल सैम्पल स्पेस यानी टोटल आउटकम, तो हम एक लूडो के दाने की 6 साइड्स होती है और लूडो के दाने हमारे पास 2, हमने इस तरीका से 6 के ऊपर पावर 2 लिख दी, तो ये हम पावर लेंगे, इसका मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 36। नेक्स्ट हमारे पास फिर से इंटरसेक्शन बी लिया गया और ये इक्वल है खाली सेट के, इसका मतलब वो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट नंबर व्हेन अ डाई इज रोल। तो देखा जाए प्रोबेबिलिटी वाकया क्या होगी जब इवन का मतलब होता है जुफ्त तादाद, और प्राइम और ओड का मतलब होता है तादाद। अब हम लूडो के दाने में देखेंगे तो हमारे पास इवन नंबर बनते हैं 3, यानी 2 4 और 6। तो हम यहाँ पर इस तरीकाकार से ऊपर ले लेंगे 3, नीचे हम लेंगे, टोटल लूडो के दाने की साइड्स होती हैं 6, तो हम 3 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2।
नेक्स्ट हमारे पास है PA, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो A है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर है। इसका मतलब है हम उसे कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, यानी वो इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इम्पॉसिबल की हमेशा 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जो लाहौर बोर्ड में आ चुका है। 2 डाइज आर रोल टूगेदर, 2 लूडो के दानों को इकट्ठा फेंका है। द टोटल पॉसिबल रिजल्ट, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो वो भी हमारे पास 36। यानी हम इस तरीकाकार से भी आ सकते हैं, इस तरीकाकार से भी हमें MCQs आ सकता है। तो लूडो के दाने की 6 साइड्स होती हैं और कितने साइड से खेले हैं, कितने लूडो के दाने से खेले हैं, 2 से। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 36। इसके अलावा बच्चे हम यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड MCQs की बात करते हैं। जैसे MCQs नंबर 22 में लिखा हुआ है 3 सिक्के हैं, इन थ्रोइंग 3 कॉन्स, हम 3 सिक्के हैं, पॉसिबल आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स बताएं कितने होंगे। तो हमारे पास एक सिक्के की 2 साइड्स होती हैं, हम उसकी पावर के तौर पे 3 लिख देंगे। तो इसका मतलब 2 की पावर अगर हम 3 लें तो हमारे पास आंसर आएगा 8। इसका मतलब है यहाँ पर इस तरीकाकार से यहाँ लिखा हुआ है 8। 2 की पावर अगर हम 3 ले तो आंसर हमारे पास आएगा 8। अब दूसरी साइड की तरफ हम MCQs की बात करते हैं। MCQs नंबर 12 की, तो यहाँ अ कॉइन एंड अ डाइस थ्रोन टुगेदर इन, मतलब एक सिक्का है और साथ में लूडो का दाना, उनको इकट्ठा फेंका है। इन कितने तरीकों से फेंक सकते हैं, तो यहाँ भी अगर हम 2 डिफरेंट टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करें, यानी एक साइड की तरफ हमारे पास सिक्का है, दूसरी साइड की तरफ हमारे पास लूडो का दाना है। तो सिक्के की साइड्स होती हैं 2 और लूडो के दाने की साइड्स होती हैं 6। तो 6 को ईजिली हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 वेज। उसके अलावा हम कुछ चीज़ें याद रखनी है मीन, मीडियन और मोड में, जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। जैसे हम पहले मीन की बात करते हैं। मीन को हम लोग कैलकुलेटेड एवरेज कहते हैं। ये फेवरेबल होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए, यानी क्वांटिटी ये मिकदारी तौर पर आंसर देता है। दूसरी तरफ क्वालिटेटिव जो एवरेज हमारे पास होता है खूबी के लिहाज से, वो मोड भी हो सकता है और मीडियन भी। उसको पोजीशनल एवरेज भी कहते हैं। पोजीशनल एवरेज के अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास, अगर हमारे पास MCQs में जो है मोड और मीडियन दोनों, मतलब बोथ A एंड B या MCQs अवेलेबल ना हो, तो फिर हम पोजीशनल एवरेज में सबसे पहले पोजीशनल एवरेज हम ज़्यादा फेवरेबल ये है कि हम पोजीशनल एवरेज कहें मोड को, हालांकि मीडियन को भी कह सकते हैं लेकिन ज़्यादा फेवरेबल है मोड को कहें। और हम लोग क्वालिटेटिव जो एवरेज है वो हम लोग कहें मीडियन को। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मीन जो होता है वो एक्सट्रीमली अफेक्टेड होता है। जो इसका मीन का जो है एक डिसएडवांटेज है, यानी नुकसान है, और दूसरी तरफ ये मोड और मीडियन का जो है एडवांटेज है। और दूसरी साइड की तरफ ये ओपन एंड फ्रीक्वेंसी में जो है कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इन ओपन एंड क्लासेस, यानी मीन को ओपन एंड क्लासेस में कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये इसका डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज यानी नुकसान है, और ये मीडियन और मोड के जो हैं एडवांटेज हैं। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हमें मीन, मीडियन, मोड यानी तीनों एवरेज में कन्फ्यूज़ करती हैं। तो यही हमारे पास पूरी बुक के वो MCQs जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। आप अपने बोर्ड से रिलेटेड MCQs यहाँ से कर सकते हैं।